हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस एजुकेशन कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं या आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो पाचन तंत्र ही होगा। हम पाचन तंत्र के कितने सहायक अंग हैं, इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे पाचक तंत्र के सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन पाचन तंत्र में आज हम किसके बारे में जानेंगे, तो जो सहायक ग्रंथि होती है वो कौन कौन सी होती है। सहायक ग्रंथि, सहायक अंगों की चर्चा हम कर चुके हैं। वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। इसके अंतर्गत हमारी लार ग्रंथि आएगी, जठर ग्रंथि आएगी, जठर ग्रंथि के बाद हमारा यकृत आएगा, इसी में पित्ताशय को जानेंगे कि पित्ताशय क्या कार्य होता है। पित्त लवण को जानेंगे, पित्ताशय में ही पित्त को जान लेंगे कि पित्त क्या होता है। उसके बाद अग्नाशय को जानेंगे, अग्नाशय के बाद जानेंगे छोटी आंत को। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, लार ग्रंथि जानेंगे, फिर जठर ग्रंथि को जानेंगे, फिर यकृत के बारे में जानेंगे, फिर पित्ताशय के बारे में जानेंगे, अग्नाशय और छोटी आंत या आंत्र रस के बारे में जानेंगे। आंत्र रस यहाँ से भी निकलते हैं, आंत्र रस, क्योंकि छोटी आंत तो हमारा सहायक अंग है। आंत्र रस जो होता है ये हमारा जो है भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि क्या होता है, तो लार ग्रंथि जब हम भोजन को लेते हैं मुंह में, तो वह भोजन हमारा क्या करता है, लार में मिल जाता है। और मुंह में कौन सा लार पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसो एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो क्या कार्य करता है, तो हमारे भोजन में जब हम खाते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु चले जाते हैं, तो उनको मारने का कार्य करता है। लेकिन जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को खाते हैं उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, हमारी 3 होती हैं। पैरोटिड होती हैं, सब मैक्सिलरी होती है, सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल या सब मैक्सिलरी इसको बोलते हैं। सब लिंगुअल होती है। ये 3 हमारी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बात समझ में, ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये सबसे बड़ी होती है, और ये जो सबलिंगुअल होती है ये सबसे छोटी होती है। और यही जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जब यह हमारी विसंक्रमित हो जाती है तो हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, विसंक्रमित। जब यह विसंक्रमित हो जाती है तो गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है, गलसुआ। इतनी बात समझ में आई कि जब यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा विसंक्रमित हो जाती है और इसमें सूजन आ जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गलसुआ रोग हो जाता है। और ये कितने लार का श्रवण करती है,
तो 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक लार का श्रावण करती है। और ये जो लार होता है ये क्या करता है, तो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है और हमारे मुंह को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करता है। अब हम सेकंड के बारे में जानेंगे। सेकंड क्या है, तो सेकंड हमारा है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो हमारे आमाशय में पाई जाती है। यहाँ से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो HCl निकलता है। HCl का क्या कार्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का कार्य क्या करता है, तो भोजन को हमारे अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाना। और इसका क्या कार्य होता है, तो भोजन को सड़ाने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाना। HCl और क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, तो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। कुछ तो लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुंह में जब भोजन बोलस के रूप में होता है तो मार देते हैं, और कुछ जीवाणु जो हमारे भोजन के साथ आ जाते हैं उनको हमारा HCl मार देता है। तो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से और एंजाइम निकलते हैं, जैसे पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन्स पर वर्क करता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद रेनिन यहाँ पे एंजाइम होता है, और ये 8 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये क्या करता है, हमारे दूध की जो केसीन प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है। केसीन को किस में बदल देता है, तो कैल्शियम पैराकेसीन में बदल देता है। कैल्शियम पैराकेसीन। इतनी बात समझ में आई। जठर ग्रंथि का क्या कार्य होता है, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो हमारी जठर ग्रंथि होती है वहाँ से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पाई जाती है। HCl यहाँ से सिक्रीट होता है। HCl क्या करता है, तो भोजन का जो माध्यम होता है उसको अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ाने से बचाता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। सेकंड हमारा पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। थर्ड यहाँ पे रेनिन निकलता है। रेनिन क्या करता है, तो दूध के केसीन को कैल्शियम पैराकेसीन में बदल देता है। और यहाँ से क्या निकलता है, तो लाइपेज एंजाइम भी निकलता है। लाइपेज, वसा के पाचन की शुरुआत यहाँ से होती है। वसा के पाचन की शुरुआत। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे जानेंगे यकृत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, यकृत के बारे में। अगला क्या है, यकृत। यकृत क्या है, तो यह हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और क्या कार्य करता है, इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। ये करता क्या है, तो पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण, ये पित्तरस का तो निर्माण करता है लेकिन ये पित्तरस को स्टोर नहीं करता है। पित्तरस को संग्रहित कौन करता है, तो पित्तरस को संग्रहित पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में पित्तरस का संग्रहण होता है। बात समझ में आई। अब हम जानेंगे पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय, तो जो पित्ताशय होता है ये कैसे होता है, नाशपाती के आकार की एक थैली होती है छोटी सी,
नाशपाती या नाशपत्ती के आकार की छोटी थैली होती है। ये क्या करता है, तो हमारा जो बाइल जूस बनता है, जो वसा को तोड़ने का कार्य करता है, उसको संग्रहण करने का कार्य करती है। यहाँ पे नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली होती है। यहाँ पे क्या होता है, तो जो यकृत का पित्त होता है, यकृत का पित्त जमा होता है। इतनी बात समझ में आई? यकृत का पित्त जमा होता है। अब जमा होने के बाद जो यकृत का ये पित्त होता है, अगर इसके हम पीएच मान की बात करते हैं कितना होता है, तो 7.7 इसका पीएच मान होता है। बात समझ में? अगर इसके हम पीएच मान की बात करते हैं तो पीएच इसका कितना होता है, 7.7 होता है। और यह भोजन का जो माध्यम है उसको कैसा बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है, या भोजन को क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि जो हमारी छोटी आंत होती है वो अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं करती है। जब हमारा भोजन आमाशय में रहता है तो अम्लीय रहता है, लेकिन जब वो हमारे पाइलोरिक भाग से हमारी छोटी आंत में आने लगता है तो वहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस और अग्नाशय से कुछ हमारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं। और यही पित्ताशय में अगर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है और तो उस पथरी में क्या किया जाता है, इसी पित्ताशय की थैली को काट करके निकाल दिया जाता है, तो उनके अंदर वसा का पाचन नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। इसीलिए उनको डॉक्टर बोलते हैं कि वसा कम खानी चाहिए, या जो है कैसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खानी चाहिए, सैचुरेटेड नहीं खानी चाहिए, मतलब संतृप्त वसा नहीं खानी चाहिए, असंतृप्त वसा खानी चाहिए जो कि आसानी से पच सके। क्योंकि अगर हमारे बॉडी से बाइल जूस नहीं निकलेगा तो वसा के पाचन में वसा को तोड़ने का कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। वैसे तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती है, लेकिन ये हमारी वसा को ब्रेक डाउन करने का कार्य करती है, वसा को तोड़ने का कार्य करती है। अब अगला हम क्या जानेंगे कि ये जो पित्ताशय में पित्त होता है ये कैसे होता है। तो जो पित्त वर्णक होता है हमारा पित्त, ये कैसे होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारा पित्त वर्णक होता है, दूसरा पित्त लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे पित्त लवण क्या है। पित्त लवण जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। पित्त वर्णक किसका बना होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जो कि वसा को तोड़ने का कार्य करता है, वसा को तोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आई? और जो हमारा पित्त वर्णक होता है, पित्त वर्णक ये दो रूपों में पाया जाता है। एक का नाम बिलरुबिन होता है और दूसरे का नाम बिलवर्डिन होता है। ये जो बिलरुबिन होता है ये पीले रंग का होता है और जो ये बिलवर्डिन होता है ये हरे रंग का होता है। इतनी बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा पित्त होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक हमारा पित्त लवण होता है। पित्त लवण किसका बना होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और यह हमारे वसा को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। पित्त वर्णक क्या होता है, तो पित्त वर्णक दो पाए जाते हैं। कौन कौन से, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बिलरुबिन पीले रंग का होता है और बिलवर्डिन हरे रंग का होता है। अब हम जानेंगे कि हमको जो पीलिया रोग होती है वो कैसे हो जाती है। बिलरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों द्वारा खून में होता है। बिलरुबिन का निर्माण हमारे ऊतकों द्वारा शरीर में ऊतकों द्वारा
शरीर के ऊतकों व खून में होता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, जब लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब यह खून से लीवर में नहीं आ पाता है या नहीं जा पाता है, लीवर से फिल्टर नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है और लीवर से फिल्टर नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है? तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया हो जाता है। तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया रोग हो जाता है। हमने आपको क्या बताया अभी तक? हमने आपको बताया कि जो बिलिरुबिन वर्णक होता है, जब इसका निर्माण शरीर के ऊतकों व खून में होता है और जब यह हमारी लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो जो पीले रंग का पित्त वर्णक होता है बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन का निर्माण होता है और बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर के हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब खून से लीवर में नहीं जा पाता है तो लीवर इसे क्या करता है? लीवर बिलिरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो जिसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और हमको क्या हो जाता है? पीलिया कॉज हो जाता है या पीलिया रोग हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे अग्नाशय के बारे में। अब आगे इसके बारे में जानेंगे अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? ये मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 से लेकर के 8.3 होता है। बात समझ में आई। यहाँ पे किसका किसका पाचन होता है? तो कार्बोज का होता है या कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का होता है। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बात समझ में आई। ये करता क्या क्या है? तो
कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन। उसके बाद वसा को लाइपेज। ये एंजाइम्स होते हैं, ये पाचक रस होते हैं जो कि हमारे भोजन को जो है पचाने का कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आई। और क्या करता है यार, जो भोजन का हमारा माध्यम होता है उसको कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है, क्योंकि हमारा भोजन आमाशय में अम्लीय रहता है। तो यहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ये और पित्त वर्णक मिल करके हमारे भोजन को क्या बना देते हैं? क्षारीय बना देते हैं। अब हम जानेंगे आंत रस के बारे में। आंत रस, छोटी आंत से भी तो कुछ रस निकलते हैं। आंत रस के बारे में अब हम जानेंगे। आंत रस में कौन कौन से रस निकलते हैं? तो यहाँ से इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन के बाद यहाँ से सुक्रोज निकलता है, सुक्रेज, सुक्रेज। सुक्रेज के बाद यहाँ से माल्टेज भी निकलता है। माल्टेज के बाद लैक्टेज, और लैक्टेज के बाद लाइपेज। ये जो हमारा इरेप्सिन है ये क्या करता है? हमारी पेप्टोन से जो प्रोटीन होती है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। और उसके बाद जो सुक्रेज है, यहाँ पे ये जो सुक्रेज एंजाइम है ये क्या करता है? तो सुक्रेज हमारे सुक्रोज को तोड़ने का कार्य करता है और सुक्रोज को किस में बदलता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद हमारा माल्टेज एंजाइम है। माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज को माल्टोज पर अभिक्रिया करता है, माल्टोज को तोड़ने का कार्य करता है। माल्टोज को किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आई? उसके बाद अगला हमारा है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? तो लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ने का कार्य करता है और लैक्टोज को किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा लाइपेज है। लाइपेज वसा पे वर्क करता है। वसा को किस में तोड़ने का कार्य करता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई। हमने आपको क्या बताया कि जो आंत रस होता है वहाँ से भी कुछ हमारे जो है रस सिक्रीट होते हैं, जैसे इरेप्सिन एंजाइम होता है। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो जो हमारी पेप्टोन प्रोटीन होती है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार से सुक्रेज होता है तो ये सुक्रोज को तोड़ने का कार्य करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करता है। माल्टेज होता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। लैक्टेज होता है, लैक्टेज लैक्टेज पर वर्क करता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से लाइपेज एंजाइम होता है, ये वसा पर वर्क करती है और उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करती है। बात समझ में आई? अब हम जानेंगे इसमें इसी प्रकार से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब हमारा भोजन मुंह में होता है तो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये याद होना चाहिए। जब यही हमारे आमाशय में होता है तो काइन कहलाता है, और जब यही हमारी छोटी आंत में होता है तो क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। अगर हम छोटी आंत के लंबाई की बात करें तो 7 से 8 मीटर हमने बताया था छोटी आंत,
कितना बताया 7 से 8 मीटर। अगर हम इसके फीट में बात करें तो 20 से लेकर के 23 फीट हमने बताया था। यहीं पे अगर हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो हमारी 1.5 मीटर की होती है। अगर हम की फुट की बात करें तो 5 फुट की होती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे कुछ बिंदु हैं, कुछ फैक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो हमने बताया था कि 6 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक होती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे 6.1 मीटर आया रहेगा, तो हम 6.1 को कंसीडर करेंगे। और 7 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, 6.1 रहेगा, तो 6.1 को कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार से हमारी ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत कितनी लंबी होती है, तो मीटर में अगर बात करते हैं तो 1.5 मीटर लंबी होती है और 5 फीट होती है। मुंह में जब भोजन हमारा एक लुगदी के फॉर्म में हो जाता है तो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। जब वही आमाशय में आ जाता है, एक गाढ़ा चिपचिपे फॉर्म के रूप में हो जाता है, तो काइम कहलाता है। जब हम वॉमिट करते हैं तो देखो हमारा जो भोजन होता है वो लिक्विड टाइप में एक चिपचिपे फॉर्म में मुंह से निकलता है। जब वही हमारी छोटी आंत में आ जाता है तो वह काइल कहलाता है। क्या कहलाता है, काइल कहलाता था। तो आज ये था हमारी सहायक ग्रंथियाँ। आशा करती हूँ कि हमने जितना आपको बताया सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना भरपूर प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।